नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने सरदार धाम फेज 2 बालिका छात्रावास का भूमि पूजन भी किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की तरफ से एक अहम बयान आया। कहा कि काबुल एयरपोर्ट और शहर की सुरक्षा अब बद्री कमान के हवाले की जा रही है। हरियाणा के करनाल जिला प्रशासन और किसानों के बीच दो मांगों पर समझौता हो गया। एक बस्ताड़ा में हुई लाठीचार्ज की जांच और दूसरी मृतक के परिजनों को डीसी रेंट पर नौकरी दी जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 और कल बैठक होनी है। पहली बैठक के लिए ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मसी से पैन आज भारतीय रक्षा मंत्री एस जयशंकर से मिले। ऑनलाइन पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के ऑफिस में शुक्रवार को आईटी की टीम पहुंची। आईटी ने टैक्स चोरी की जांच के लिए यह कार्रवाई की। खबरें विस्तार से देखें तो आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद के स्थित सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सरदार धाम फेज 2 बालिका छात्रालय का भूमि पूजन भी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहाँ गणेश पूजा की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश भी गणेश पूजन के पवित्र त्योहार के अवसर पर हो रहा है। पीएम मोदी ने शिकागो में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण को याद करते हुए कहा कि आज के ही दिन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। पीएम मोदी ने और कहा कि स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित करवाया था। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को आज नई दिशाएं मिल रही है। इसी दौरान पीएम मोदी ने और कहा कि त्रासदी का समाधान मानवीय मूल्यों से होगा। सरदार धाम भवन के शुभारंभ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जिक्र भी किया था। उनके बारे में उन्होंने कहा कि अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र की प्रगति में न्यौछावर कर दिया है। सुब्रमण्यम भारती जी हमेशा भारत की एकता, मानव मात्र की एकता पर विशेष बल दिया है। उनका यह आदर्श भारत के विचार और दर्शन का अभिन्न हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बीएचयू के फैकल्टी आर्ट्स में स्थापित की जाएगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की तरफ से एक अहम बयान आया। कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट और शहर की सुरक्षा अब बद्री कमांडो के हवाले की जा रही है। दुनिया के लिए यह नाम नया था। बद्री कमांड को बद्री कमान 313 भी कहा जाता है। इसे तालिबान की स्पेशल फोर्स भी कहा जाता है। काबुल पर कब्जे के बाद इससे दहशतगर्द पहाड़ों में ही नहीं रहते। इन्होंने काबुल के एक नर्सरी स्कूल को अपना नया ठिकाना बनाया। दीवारों पर नन्ही कलम की कलाकारी देखी जा रही है। कुछ दिन पहले तक यहाँ पर आम नर्सरी स्कूल था। कुछ टूटे फूटे खिलौने थे, अब यहाँ नजर आते हैं। गुलाबी दीवारों का रंग चमक हो रहा है। बच्चों की उंगलियों से पेंसिल के जरिए निकली शरारतें दीवारों पर नजर आती जाती है। बाहर फेंसिंग है, शायद बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई होगी। अब इस पर तालिबानियों के कपड़े सूख रहे हैं। बद्री कमांड यानी बद्री कमान 313 में 2 यूनिट कैसे हिस्से हैं। पहला हाई रैंक फाइटर है, इन्हें हाफिज बद्री कहा जाता है। दूसरा स्पेशल सुसाइड बॉम्बर्स या खास फिदाइन हमलावर। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद मुख्य कमांडर हमें अंदर आने की इजाजत देता है। मेन गेट के ठीक सामने ऑफिस थी। टेबल पर मल्टी बैरल गन रखी थी। इसके अलावा ढेर सारे हथियार चेन से बंद लटकते दिखते थे। इनमें ज्यादातर अमेरिकी हथियार और दूसरे सैन्य का सामान था। कमांड के पास बेहतरीन अमेरिकी पिस्टल 9011 भी बरामद की गई।
करनाल में अभी किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। हरियाणा के करनाल जिला प्रशासन और किसानों के बीच में दो मांगों पर समझौता हो गया। एक बंसवाड़ा में हुए लाठीचार्ज की जांच और दूसरी मृतक के परिजन को डीसी रैंक पर नौकरी। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया, साथ ही धरना खत्म हो गया। बता दें कि समझौता शुक्रवार देर रात को ही हो गया था, जिसकी जानकारी शनिवार सुबह दोनों पक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी। शुक्रवार रात को समझौता होते ही शनिवार सुबह होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है। इसके बाद किसानों ने धरना भी समेट दिया। करनाल प्रशासन के अधिकारी बस्ताड़ा टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच करने को मान गए। जांच रिटायर्ड जज करेंगे, जो 1 महीने में पूरी की जाएगी। किसानों की इस मांग को मानने के साथ ही प्रशासन ने आईएएस आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया है। प्रशासन ने लाठीचार्ज में मारे गए किसान के परिजन को नौकरी देने की मांग भी मान ली। अब प्रशासन द्वारा मृतक के परिजन को 1 हफ्ते के अंदर डीसी रैंक पर नौकरी दी जाएगी। शुक्रवार देर रात तक चली बातचीत में किसानों की मांगों पर भी चर्चा हुई। बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पे बताया कि प्रशासन करनाल के तत्कालीन एसडीएम, जिन्होंने किसानों का सिर फोड़ने की बात कही थी, उसके खिलाफ केस दर्ज कर जांच करने की बात पर प्रशासन तैयार हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच में 2+2 की आज बैठक होगी। पहली बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मैरिस पेन आज भारतीय रक्षा मंत्री एस जयशंकर से मिले थे। जयशंकर ने हाथ मिलाकर नहीं बल्कि फिस्ट बम्प करके उनका स्वागत किया। कल मरीन से पेन ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन के साथ भारत पहुंची थी। पीटर डटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। इसके बाद दोनों ऑस्ट्रेलियाई मंत्री भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके निवास स्थान पर कॉल करके बात करेंगे। दोनों ही देशों में मंत्रियों की मुलाकात के इस कॉन्सेप्ट को 2+2 बैठक कहते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई इस तरह की यह पहली बैठक है। ऑस्ट्रेलिया अपने क्षेत्रीय साझेदारियों से मुलाकात करने जा रहा है। इस कड़ी में ऑस्ट्रेलियाई मंत्री इंडोनेशिया, भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका का दौरा करेंगे। इसी दौरे में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत भी की जाएगी। 4 देशों के इस टूर पर निकलने से पहले ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मरीस पेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित, स्थित और संपन्न बनाए रखने की ऑस्ट्रेलिया और भारत की साझी प्रतिबद्धता के आधार पर बनाई गई है। दोनों देशों के सामरिक रणनीति में 2+2 बैठकों की शुरुआत होना एक बहुत बड़ा कदम है। दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मौजूदा समय में सबसे बेहतर स्थिति में है। पेन और जयशंकर के बीच में होने वाली मुलाकात में आर्थिक मुद्दे, साइबर सिक्योरिटीज, जलवायु परिवर्तन, जरूरी तकनीकी और सप्लाई चेन के बारे में चर्चा होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री डटन राजनाथ सिंह से रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को लेकर भी बात करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के ऑफिस में शुक्रवार को आईटी की टीम पहुंची और आईटी ने टैक्स चोरी की जांच के लिए कार्रवाई की। इनकम टैक्स के विभाग ने आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि उसकी टीमों ने साउथ दिल्ली में इन दोनों ही वेबसाइट के ऑफिस पे पहुंची थी। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को रेड की जगह सर्वे कहा गया। आईटी अफसरों ने बताया कि विभाग की टीमें न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के परिसर की जांच कर रही है। दोनों पोर्टल से जुड़े बही खातों की भी जांच की जा रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह कार्रवाई दोनों संस्थानों की टैक्स पेमेंट और दूसरे भुगतान की जांच के लिए की गई थी। वहीं आईटी सूत्रों ने कहा यह ऑपरेशन टैक्स पेमेंट से जुड़ी कुछ जानकारियों को वेरीफाई करने के लिए किया जा रहा है। न्यूज लॉन्ड्री के इनकम टैक्स की कार्रवाई पर अब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन उसके एक कर्मचारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे आईटी के 6-7 लोग ऑफिस आए थे। ऑफिस में काम करने वाले 4-5 कर्मचारी के मोबाइल फोन और लैपटॉप भी लेके गए। इन कर्मचारियों को बाहर बातचीत करने से रोक दिया गया। इस मामले को लेकर हमने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ रबर पुरुस्कायस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। हालांकि पोर्टल में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि उन्हें संस्थान में आईटी की टीम के पहुंचने की जानकारी मिली थी। ज्यादातर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसलिए ऑफिस में कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल पाई।
केंद्र सरकार अपनी 13 सेक्टर की प्रॉपर्टीज प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देने के लिए जा रही है। इससे वो अगले 4 साल से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। शुरुआत में गैस पाइपलाइन से हो रही है। हमारे लिए पॉलिसी को जानना बेहतर जरूरी है, क्योंकि ये सीधे हमारी जेब से जुड़ी हुई है। प्राइवेटाइजेशन के बाद पहला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्राइवेट हाथों में जाने से पहले इसका प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का था, अब वो 50 रुपए का है। इस रेलवे स्टेशन से रोजाना औसतन 40,000 से ज्यादा लोग आते जाते हैं। अब सरकार एक दो नहीं पूरे 400 स्टेशन की मरम्मत प्राइवेट कंपनियों को देने जा रही है। टूरिस्ट प्लेस वाले कालका, शिमला, दार्जिलिंग जैसे रेलवे का संचालन प्राइवेट संस्थाओं को दिया जाएगा। 1400 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक भी लीज पर दिए जाएंगे। यहाँ सुविधाएं तो बढ़ेगी, लेकिन रेंट 10 से 50 रुपए हो सकते हैं। इसी तरह सरकार ने एक ट्रेन को प्राइवेट हाथों में दिया, नाम है उसका तेजस, और इसका टिकट मिलता है डायनेमिक फेयर सिस्टम से। मतलब यह है कि जितनी डिमांड उतना महंगा टिकट। 23 सितंबर 2019 को कई लोगों ने दिल्ली के लखनऊ का टिकट 4,300 रुपए में खरीदा था। आम दिनों में इसी टिकट का रेट 1,700 रुपए है, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस के टिकट का रेट 815 रुपए है। अब सरकार ने 90 पैसेंजर ट्रेन प्राइवेट हाथों में देने की तैयार की है, यानी ये ट्रेन प्राइवेट हाथ में तो होंगे तो टिकट 2 गुना से ज्यादा महंगा होगा। ये जरूर होगा कि रेलवे की प्रॉपर्टी किराए पर देकर सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिल जाए। रेल से ज्यादा पैसे सरकार सड़कों को लीज पर रखकर जुटाएगी। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का के न्यूज नेशनल के मंच पे स्वागत है। आगे की खबरों में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जलवायु संबंधित विशेष दूत जॉन कैरी अगले सप्ताह भारत आ रहे हैं। इसी दौरान वे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और भारत के स्वच्छ ऊर्जा एजेंडे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोनों देश क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन की भी शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि जॉन कैरी की यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च करेंगे, जो यूएस इंडिया एजेंडा 2030 पार्टनरशिप को 2 मुख्य समझौते में से एक है, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। विदेश विभाग ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संकट से निपटने के मुद्दे पर कैरी भारत सरकार के अपने समकक्षों और निजी क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे तथा वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा बढ़ाने और भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति तेज करने के प्रयासों पर भी मंथन करेंगे। ब्रिटिश मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कैरी जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन में 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जलवायु प्रयासों को और मजबूत करेंगे। ये सम्मेलन ब्रिटेन के ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 22 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। नौ 11 हमले को आज 20 साल पूरे हुए। बात 2001 की है। दुनिया नए मिलेनियम में कदम रख चुकी थी। इसके ठीक 10 साल पहले 26 सितंबर 1991 को सोवियत संघ के टूटने की औपचारिक घोषणा के साथ अमेरिका शीत युद्ध को जीतकर दुनिया की अकेली महाशक्ति बन चुका था। ये दौर था खासिल अमेरिका का 1999 का पहला खाड़ी युद्ध हुआ। युगोस्लाविया में हुए युद्ध में अमेरिका ने अपनी अद्वितीय सैन्य ताकत के बूते बनाने में जुटा था।
तभी तारीख आई 11 सितंबर 2001 की। अमेरिका के पाले पोसे मुजाहिदीन ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर ही दुनिया का सबसे भीषण आतंकी हमला किया। ये 9/11 के नाम से अमेरिकी लोगों के मानस पर हमेशा के लिए छप गया। दुनिया ने इससे पहले कभी ऐसा आतंकी हमला नहीं देखा था। अमेरिका के 3 हवाई अड्डों से उड़े 4 विमानों को ओसामा के ट्रेड आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। इनमें से बोस्टन से उड़े 2 विमानों को मिसाइल बनाकर 18 मिनट के अंतर से मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड टावर्स को उड़ा दिया गया। वॉशिंगटन डीसी के करीब ड्यूअल एयरपोर्ट से उड़े विमानों को पेंटागन बिल्डिंग के दक्षिण पश्चिम हिस्से में क्रैश कर दिया गया। न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क से उड़ान भरने वाला चौथा विमान पेनिसवेलिया के करीब मैदान में क्रैश हो गया। आतंकियों ने इस विमान को हाईजैक करके रखा था, मगर यात्री आतंकियों से भिड़ गए और विमान क्रैश हो गया। हमला इतना भयावह था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले सीक्रेट सर्विस के एजेंट राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को कई घंटों तक एयरफोर्स 1 में लेकर अमेरिका के आसमान में उड़ान भरते रहे। इसी दौरान F-60 लड़ाकू विमानों को उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया था। मुंबई में निर्भया कांड जैसी एक और घटना घटित हुई। मुंबई में रेप के बाद मारपीट का शिकार हुई महिला की करीब 30 घंटे बाद हॉस्पिटल में मौत हो गई। आरोपी ने रेप के बाद महिला के रोड से गंभीर रूप से हमला किया था। पीड़ित महिला का मुंबई में राजावाड़ी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक घटना गुरुवार रात 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुई, जिसमें नजर आता है कि आरोपी ने रेप के बाद महिला को बुरी तरह घायल किया था। फिर उसी अधमुई हालत में एक पिकअप वैन में फेंक कर फरार हो गया था। हालांकि अंधेरी रात होने के कारण फुटेज साफ नहीं है, लेकिन आरोपी की हरकत साफ पता चल रही है। हालांकि इसी फुटेज के आधार पर आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साकिनाका पुलिस स्टेशन के सीपीआई बलवंत जाधव का कहना है कि ये सीसीटीवी फुटेज आरोपी चौहान को सजा दिलाने में अहम सबूत साबित होगा। आरोपी को पकड़ने के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसे वीडियो फुटेज दिखाया गया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। केंद्र सरकार ने यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाने की तैयारी पूरी कर ली। इस कार्ड में स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां दर्ज होगी। आपको दूसरे राज्य या शहर में जाने पर भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हेल्थ कार्ड में दर्ज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के डॉक्टर्स, अस्पताल, लैब और केमिस्ट तक की जानकारी दर्ज होगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल ही अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू हुआ था। इन राज्यों में यूनिक कार्ड बनाने शुरू हो चुकी है। अब ये योजना देश भर में लॉन्च की जाएगी। कार्ड में आपके स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज होती है। पूरी मेडिकल हिस्ट्री अपडेट होगी। ऐसे में आप कब किसी भी अस्पताल में इलाज करवाने जाएंगे तो आपको पुराना सभी रिकॉर्ड वही डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएगा। यही नहीं, अगर आप किसी दूसरे शहर के अस्पताल में जाएंगे तो वहां भी यूनिक कार्ड के जरिए डेटा देखा जाएगा। इससे डॉक्टरों को इलाज में आसानी होगी। साथ ही कई नई रिपोर्ट्स या प्रारंभिक जांच आदि में लगने वाला समय और खर्च बच जाएगा। बुखार से अभी यूपी तप रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में डेंगू कहर बरपा रहा है। इसके संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिरोजाबाद में हालात बेकाबू होते नजर आए। शुक्रवार के 24 घंटों के अंदर प्रदेश भर में 286 मरीजों को डेंगू टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अगले फिरोजाबाद में 117 लोग इसकी जपेट में हैं, जहां 5 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई। यूपी में डेंगू का नया स्ट्रेन D2 पाया गया। ICMR के इस खुलासे से स्वास्थ्य विभाग में भी खलबली है। स्वास्थ्य विभाग के डीजी डॉक्टर वेद वर्त ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश भर में 263 नए मरीज डेंगू के पाए गए। इनमें से सबसे ज्यादा 117 मरीज फिरोजाबाद के हैं। वहीं 1 जनवरी से अब तक करीब डेंगू के 1900 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रभावित जिलों में लखनऊ की एक्सपर्ट टीम दौरा कर चुकी है। साथ ही सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अस्पतालों में
इलाज की मुफ्त व्यवस्था की गई। बुखार के मरीजों का घर घर जाके सर्वे भी किया जाता है। सरकार डेंगू की जांच, दवाइयां, इलाज की बेहतर व्यवस्था करने के दावे कर रही है। फिरोजाबाद, मथुरा में बेड बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अन्य जिलों में भी डेंगू वार्ड में बेड फुल होने पर कोरोना वार्ड को सैनिटाइज करके मरीजों को भर्ती करने के भी निर्देश दिए गए। देश की राजधानी में शुक्रवार रात से बारिश हो रही है। दिल्ली में इस साल भले ही मानसून देर से दस्तक दी हो, लेकिन इससे 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी दिल्ली में इस मानसून सीजन में अब तक 1005.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये 2010 के बाद से पहली बार है जब दिल्ली में बारिश ने मानसून में 1000 मिलीमीटर का आंकड़ा पार किया। इससे पहले 1 सितंबर को दिल्ली में 19 साल बाद एक दिन की ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भी दिल्ली एनसीआर में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 1 जून से मानसून शुरू हो रहा है। बरसात के पूरे सीजन में यहाँ औसतन 649.8 मिलीमीटर बारिश होती है। बात 1 जून से 10 सितंबर तक की करें तो औसतन 586.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बार यह आंकड़ा 10 सितंबर को 1005.3 पर पहुंच गया। इससे पहले यहाँ 2003 में 1005 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पंजाब में छठे दिन भी सरकारी बसों का चक्का जाम रहा। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से छठे दिन भी सरकारी बसों का चक्का जाम नजर आया। हालांकि बस स्टेशन खुला रहा। जिन सवारियों को प्राइवेट बसों से कहीं जाना है वे बस स्टेशन से बसों में सवार हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अपने डिपो के बाहर प्रदर्शन करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के 14 सितंबर मंगलवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से चंडीगढ़ में बैठक है। उस दिन हल निकला तो ठीक है, अन्यथा कर्मचारियों ने हाईवे जाम करने की भी चेतावनी दी। ऐसे में अगर सरकार ने फिर देरी की तो सरकारी बसें बंद होने से पहले ही परेशान आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। पहले भी गन्ना किसानों के मामलों में सरकार ने रेट बढ़ाने में करीब 5 दिन लगा दिया और इसकी वजह से सड़क व रेलवे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी। पंजाब रोडवेज पन बस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह ने कहा कि इस बार वह सरकार के झांसे में नहीं आएंगे। जब तक मामला हल नहीं होगा सरकारी बसों का चक्का जाम रहेगा। सरकार पुख्ता हल निकाले तो ही वे काम पर लौटेंगे। यूनियन कहां व कौन सा हाईवे जाम करेगी, इसको लेकर मंगलवार को सरकार की से बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा। लोगों की परेशानी पर माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि सब सरकार के हाथ में है, वह तुरंत हल निकाल कर बसें चलवा सकती है। केंद्र सरकार ने अब कोविन एपीआई लॉन्च किया है। किसी व्यक्ति के कोरोना का टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए कोविन पोर्टल ने शुक्रवार को एपीआई लॉन्च किया। एपीआई मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानने के लिए केवाईसी और वीएस है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक किसी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए फिलहाल वैक्सीन सर्टिफिकेट की व्यवस्था है। इसे कोविन पोर्टल से डिजिटल या प्रिंट रूप में हासिल किया जा सकता है। यदि कोई कंपनी सर्टिफिकेट के बजाय सिर्फ ये देखना चाहे कि उसके कर्मचारी साथियों या ग्राहकों को कितने डोज लगे हैं या उनका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, तो इसके लिए ईपीआई कारगर रहेगा। यह व्यवस्था कंपनी या दफ्तर के कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति जानने में काम लगेगी। साथ ही रेलवे, एयरलाइन, होटल में चेक इन, मॉल में एंट्री के लिए भी ये सुविधा काम लगेगी। कोरोना ने एक बार फिर खेल बिगाड़ लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच कोरोना की वजह से रद्द हुआ है। पिछले साल सितंबर में बीसीसीआई ने कोरोना के बीच में यूएई में आईपीएल का सफल आयोजन किया। इससे दुनिया के अन्य देशों को यह संदेश मिला कि बेहतर मैनेजमेंट और बायो बबल तैयार कर कोरोना के बीच क्रिकेट हो सकता है। बीसीसीआई ने बायो बबल तैयार करने का जिम्मा यूके की कंपनी को दिया था। कंपनी ने रिस्ट वॉच का सहारा लिया था। हर खिलाड़ी को होटल रूम से निकलने के दौरान रिस्ट वॉच पहननी पड़ती थी। इस वॉच के जरिए खिलाड़ी की निगरानी रखी जाती थी। अगर वह बायो बबल के बाहर जाता तो उसके संकेत कंट्रोल रूम को मिल जाते। साथ ही इससे यह भी पता चलता था कि उसके संपर्क में कौन कौन आए हैं। खिलाड़ियों को रोजाना हेल्थ अपडेट देना होता था।
इसमें खिलाड़ियों को रोज सुबह ऐप पर सारी डिटेल्स देनी पड़ती थी। इस साल मार्च अप्रैल में खेले गए आईपीएल के 14वें सीजन की 29वीं मैचों के बाद खिलाड़ी और कोच के कोरोना संक्रमित होने के बाद ये बीच में आई। आईपीएल के दौरान 4 खिलाड़ी और 2 कोच संक्रमित हो गए। सबसे पहले केकेआर के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर और चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच एल बालाजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा भी संक्रमित हो गए, जिसके बाद आईपीएल को स्थगित करना पड़ा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।